बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 2 है। आज हम आपके लिए किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं इजाजत, मुसन्निफ मुहिउद्दीन नवाब, आवाज नौशीन। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर किताबों और मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0300291960 पे मोहम्मद अजहर से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 2। वो हाथों में एक बड़ा सा पैकेट उठाए मुख्तलिफ मकानों को गिनता जा रहा था। खलील अहमद ने बताया था कि 10वीं गली में 10वां मकान है। वो मकान नंबर 10 के सामने पहुंच गया। उसका ख्याल था कि खलील अहमद तोहफे और खत के इंतजार में दरवाजे पर खड़ा होगा, उसे देखते ही खुशामदीद कहेगा। मूना कहीं खिड़की से झांक रही होगी, उसकी आंखों में इंतजार की थकन और शिकायत होगी और वो खामोश निगाहों से सवाल करेगी, क्या आने वाले यूं इंतजार कराते हैं? जाओ, मैं नहीं बोलती। लेकिन मकान नंबर 10 के सामने सन्नाटा था। आसपास कोई नजर ही नहीं आ रहा था। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजे भी। वो जरा मायूस हो गया, फिर भी आगे बढ़कर दरवाजे तक पहुंच गया। इधर उधर देखा, फिर बड़बड़ाने लगा। लंदन में हर घर के दरवाजे पर कॉल बेल का बटन होता है, यहाँ तो नजर ही नहीं आ रहा है। सफा नंबर 18। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, फिर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक दी। तीसरी बार दस्तक देना चाहता था कि दरवाजा खुल गया। खलील अहमद नजर आए। उसे देखते ही बोले, आहा साहबजादे, तुम आ ही गए। जी हाँ, अंदर आ जाऊं? उसने इजाजत हासिल करते हुए जरा अंदर की तरफ झांक कर देखा। शायद मूना नजर आ जाए, लेकिन खलील अहमद बाहर आ गए और उसके हाथों से पैकेट लेते हुए बोले, अच्छा, तो मुरव्वत खान ने यही तोहफा भेजा है? जी हाँ, ये आप तीनों के लिए है। कौन तीनों? जी, एक तो आपके लिए, दूसरा आपकी बेगम साहिबा के लिए और तीसरा मिस मोना के लिए है। खलील अहमद ने चौंक कर पूछा, तुम्हें मेरी साली का नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने वहां दुकान में किसी को नाम लेते हुए सुना था। अच्छा, वो मुरव्वत खान का खत कहाँ है? खत? वो तो कहीं गुम हो गया। वाह, कैसे गुम हो गया? अब हमें कैसे मालूम हो कि मुरव्वत खान ने क्या भेजा और तुमने क्या पहुंचाया? अंदर चलिए, मैं बता देता हूँ। वो बार बार अंदर की तरफ झांक कर देख रहा था, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। खलील अहमद ने कहा, तुम उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो और जवाब दो। जी, इस पैकेट में आपके लिए एक सूट पीस है, आपकी बेगम साहिबा के लिए साड़ी है और मिस मोना के लिए परफ्यूम। और आगे बोलो, और क्या है? जी, और तो कुछ नहीं है। सफा नंबर 19। तुम खलील अहमद को उल्लू बनाते हो। क्या मतलब? मैं समझे नहीं। मैं समझता हूं। तुम फ्रॉड हो, अमानत में खयानत करने वाले हो। उसने हमारे लिए एक स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर भेजा है। ये कि आप क्या फरमा रहे हैं? इतनी बड़ी चीज मैं कैसे ला सकता हूं वहां से? दुनिया जहां के लोग लाते हैं, तुम कैसे नहीं ला सकते हो? जनाब, मुझे जाती तौर पर तोहफा देना होता तो मैं यकीनन ले आता, लेकिन मुरव्वत खान ने ऐसी कोई चीज नहीं भेजी है। भेजी है, हमारे पास टेलीग्राम आया है, उसमें लिखा है कि वो तुम्हारे हाथों। हाँ, मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम बताया था उसने? मुझे कामरान कहते हैं।
प्यार से कामी कहलाता हूँ। आप भी मुझे प्यार से कहा। मैं मुरव्वत खान का वो टेलीग्राम बड़े प्यार से तुम्हारे माँ बाप के सामने पेश करूंगा और कहूंगा ये लड़का अमानत में खयानत करता है। इस टेलीग्राम में साफ तौर पर लिखा है, मिस्टर कामरान के हाथों एक स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर रवाना किया जा रहा है, वसूल फरमाए। आप गलत कह रहे हैं, मुझ पर ख्वामखा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आप मुझे ये टेलीग्राम दिखा सकते हैं? अभी दिखा सकता हूँ। बेगम, जरा वो टेलीग्राम लेकर आना। मूना की आपा एक कमरे से निकली, फिर दरवाजे की तरफ आते हुए बोली, वो अब कहाँ है? वो तो गुम हो चुका है। कामरान ने कहा, आप लोगों ने पहले तो मुझे नहीं बताया था कि मुरव्वत खान का टेलीग्राम भी आया है और उसमें किसी स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर का भी जिक्र है। पहले टेलीग्राम नहीं आया था। तुमसे मुलाकात करने के बाद हम घर पहुंचे तो वो मौसूल हुआ। सफा नंबर 20। मूना की आपा ने कहा, इधर हमने टेलीग्राम पढ़ा, उधर वो गुम हो गया। कामरान ने परेशान होकर पूछा, ये कैसे हो सकता है? टेलीग्राम आया, आप लोगों ने पढ़ा और वो गुम भी हो गया। क्यों नहीं हो सकता? मुरव्वत खान ने हमारे नाम खत भेजा था। जी हाँ, भेजा था, लेकिन वो गुम हो गया। जी हाँ, गुम हो गया। जब तुम्हारे हाथों से खत गुम हो सकता है तो हमारे हाथों से टेलीग्राम क्यों नहीं गुम हो सकता? अफसोस, हमने सोचा था तुम किसी इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हो। जब वो खत और तोहफे लेकर आओगे तो हम तुम्हें घर के अंदर ले जाएंगे, इज्जत से बिठाएंगे। मूना ने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकोड़े तैयार किए थे, मगर अफसोस, उसने खुशामदाना अंदाज में खलील अहमद के दोनों हाथों को थाम कहा, आप अफसोस ना करें, मैं लंदन से बहुत सा सामान लेकर आया हूँ। हो सकता है मुझसे भूल चूक हो गई हो, मैं अपने सामान में तलाश करूंगा। मुरव्वत खान ने स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर जरूर भेजा होगा। मैं वादा करता हूँ कल सुबह तक आपका वो रिकॉर्डर ले आऊंगा। आइए हम अंदर चलकर इत्मीनान से बातें करें। खलील अहमद ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, हरगिज नहीं, तुमने हमारे अतमाद को ठेस पहुंचाई है। कल हमारा रिकॉर्डर ले आओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत मिल जाएगी। खुदा हाफिज। ये कहकर वो दरवाजे के अंदर गया, फिर उसने एक झटके से उसे बंद कर दिया। कामरान ने बंद दरवाजे को बेबसी से देखा, फिर पलटकर बड़बड़ाने लगा, ये क्या बात हुई? मुरव्वत खान को मुझ पर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? आखिर वो मुझे कैसे जानता है? यूं बड़बड़ाते हुए उसने गहरी सांस ली, फिर इस में सर हिलाकर कहा, ठीक उसी तरह जानता होगा जिस तरह मैं उसे जानता हूं। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा, फिर बेबसी से कहा, मैं कैसे इल्जाम दूं कि मिस्टर खलील अहमद झूठ बोल रहे हैं? आप समझ में आ रहा है कि दो फर्स्ट क्लास झूठे एक दूसरे को झूठा नहीं कह सकते। वो मायूस होकर वहां से चला आया। उसकी वालिदा ने पूछा, तमाम दिन कहाँ रहे? इतने दिनों बाद आए हो, कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारो। आपके साथ इतनी जिंदगी गुजार चुका हूँ, जिसके साथ गुजारना है उसकी फिक्र में हूँ। आखिर वो है कौन? कुछ बताती क्यों नहीं? अगर मैं बता दूं और वो मेरी जिंदगी में आना पसंद ना करे तो आपको बताना बेसूद होगा। वो मेरे बेटे को पसंद नहीं करेगी? तुम उनके घर का पता बताओ। हम किसी से कम नहीं हैं। वो हमें
साथ सलाम करके लड़की देंगे। मुझे लड़की वालों से नहीं मांगना है, लड़की से खुद उसे मांगना है। ये क्या बात हुई? सीधी सी बात है, मैं यहाँ से लंदन जाता हूँ तो लंदन वालों की इजाजत से जाता हूँ, क्योंकि वो उनका मुल्क है, उनकी जमीन है। उनके घर में कोई आता है तो आपकी इजाजत से आता है, इसलिए कि आपके घर में अगर कोई आता है तो आपकी इजाजत से आता है, इसलिए कि आप इस घर की मालका हैं। इसी तरह मैं उस लड़की की जिंदगी में जाऊंगा तो लड़की की मर्जी से जाऊंगा, उसके माँ बाप की मर्जी से नहीं। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। उसके पापा ने कहा, बरखुरदार, इजाजत की बात कर रहे हो, मगर ये भूल रहे हो कि तुम खुद लंदन के बाकायदा शहरी नहीं हो। वो जाते जाते रुक गया, पलट कर बोला, इंसान का मुतालबा सीधा और सच्चा हो तो उसके सामने रुकावट नहीं बनना चाहिए। मुझे रोजगार की तलाश थी और मेरे लिए लंदन में रोजगार मौजूद था। मुझे इजाजत मिलनी चाहिए थी। मैं रोजी कमाने का हक रखता हूँ। सफा नंबर 22। चूंकि मैं बाकायदा इजाजत नहीं मिली, इसलिए मैंने बेकायदगी से वहां रिहाइश इख्तियार कर ली। इसी तरह मैं किसी की जिंदगी में दाखिल होना चाहता हूँ, किसी को अपनाना चाहता हूँ, तो ये सीधा और सच्चा मुतालबा है। इसके लिए बाकायदा इजाजत मिलनी चाहिए, वरना। वो कहते कहते रुक गया। उसकी मम्मी ने पूछा, वरना क्या? अभी तो कोशिश जारी है, वरना का सवाल ही पैदा नहीं होता, देखा जाएगा। वो अपने कमरे में आ गया। वो दिन गुजर गया, शाम भी गुजर गई, रात भी गुजरने लगी। वो सोच रहा था, एक दिन यूं ही जाया हुआ है, अब 30 दिन में 29 दिन रह गए जाएंगे। अगर मुरवत खान के टेलीग्राम के मुताबिक एक स्टेरियो कैसेट रिकॉर्डर ले जाऊं तो कमबख्त खलील अहमद कहेगा, टेलीग्राम में छोटा रिकॉर्डर नहीं बड़ा रिकॉर्डर लिखा था, और अगर बड़ा रिकॉर्डर ले जाऊंगा तो कहेगा, इस कंपनी का नहीं उस कंपनी का लिखा हुआ था। समझ में नहीं आता ये चक्कर कब तक चलेगा। वैसे जब तक चलता रहेगा, मूना का दीदार तो होता रहेगा। इतनी दूर गया, इतने पापड़ बेले, लेकिन उसकी मनमोहनी सूरत नजर नहीं आई। उस रात ना तो वो काम की बातें सोच सका और ना ही इत्मीनान से सो सका। मैं पहली बार पता चला कि आदमी इन हालात में सोचते सोचते सोता है और सोते सोते सोचता चला जाता है, और इस तरह सुबह हो जाती है। दूसरी सुबह वो फिर मूना के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसेट रिकॉर्डर ले जाना चाहिए या नहीं। इतने में उसकी आपा ने कहा, साहब बहादुर फिर बंद संवर कर निकल रहे हैं। सुबह आ जाएंगे तो शाम को आएंगे, जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। ये बात नहीं, दरअसल मैं एक रोमांटिक सिचुएशन में उलझा हुआ हूँ। अगर मैं उसे निकलना चाहूँ तो निकल नहीं सकता, दिल के हाथों मजबूर हूँ, और अगर उलझना चाहूँ तो सारी जिंदगी उलझता ही चला जाऊंगा। सिचुएशन क्या है, मुझे बताओ। बात यूं है कि मैंने एक लड़की देखी। लड़की क्या है, तिलिस्मुल होशरुबा है। तिलिस्म होशरुबा है यानी होश उड़ा देने वाला जादू है। मैं उसका नाम और पता मालूम करना चाहता था। पता चला ये लंदन नहीं पाकिस्तान है। यहाँ किसी लड़की से उसका नाम और पता पूछा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसके बहनोई को ट्रैप किया। वो डींगे मार रहा था कि उसके दोस्त का भाई लंदन में रहता है, उसका नाम मुरावत खान है। बस मैंने कह दिया कि मुरावत खान मेरा दोस्त है, मैं उसकी तरफ से कुछ तोहफे उनके लिए लाया हूं। यूं मुझे उनका पता मालूम हो गया। आपा ने बिगड़ कर कहा, अब समझी, वो सूट पीस, साड़ी और परफ्यूम
लड़की वालों के यहाँ ले गए थे। मुफ्त का माल था क्या? उन्होंने कबूल कर लिया होगा। यहाँ बड़े बड़े नौसरबाज रहते हैं, लड़की की झलक दिखाते हैं और तमाम उम्र लड़कों को बेवकूफ बनाकर उनसे माल समेटते रहते हैं। उन्होंने इस तोहफे के बाद कुछ और भी तलब किया होगा। जी हाँ, आपको कैसे मालूम हुआ? विलायत घूम आने से अक्ल नहीं आती। खबरदार, अगर एक पैसे का भी तोहफा ले जा कर दिया, मुझे उनका पता बताओ, मैं वो तोहफे वसूल करके लाती हूँ। आपा, मैं झगड़ा करने के लिए नहीं, उनसे दोस्ती करने के लिए आपसे मशवरा मांग रहा हूँ। उसी वक्त मकान के निचले हिस्से से उसकी मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, मैं झगड़ा नहीं करूंगी तो क्या तुम जैसों को अपने सर पर बिठाऊंगी? गजब खुदा का, जहां ये मालूम होता है कि लड़का विलायत से आया है, 4 पैसे कमाने लाया है, लड़की वाले जाल बिछाने चले आते हैं। कामरान ने हैरानी से पूछा, ये मम्मी मेरे लिए किससे लड़ाई कर रही हैं? वो तेजी से चलता हुआ कमरे से निकला। नीचे ड्राइंग रूम में खलील अहमद सोफे के पास खड़े हुए थे। सामने सेंटर टेबल पे वो बड़ा सा पैकेट रखा हुआ था जो कामरान तोहफे के तौर पर उनके घर ले गया था। सेंटर टेबल की दूसरी तरफ कामरान की मम्मी और पापा खड़े हुए थे। खलील अहमद ने कहा, आप लोग मेरी बात को गलत रंग दे रहे हैं, क्या इसलिए कि हम गरीब हैं? कामरान के पापा ने कहा, गरीब ही ऐसी चालें चलते हैं। मेरे बेटे को फांसने के लिए कोई और तरीका आपकी समझ में नहीं आया था? सफा नंबर 24। अगर मुझे फांसना होता तो ये तहफ़ वापस ना करता। यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि जाल भी बिछा लिया और जाल नजर भी नहीं आया। पहले इतना सा तोहफा नमूने के तौर पर मंगवा कर भांप लिया कि लड़का लेन देन में कैसा है। जब पता चला कि फिराक दिल है और दूसरे दिन वो तुम्हें कैसेट रिकॉर्डर भी दिलाकर देगा तो अपनी शराफत का सबूत देने चले आए। सोचा कैसेट रिकॉर्डर लेकर क्या करना है, लड़की इस घर में आ जाएगी तो सारा घर तुम्हारा होगा। कामरान ऊपरी मंजिल से दौड़ता हुआ जीने से उतरता हुआ कहने लगा, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। खलील साहब ऐसे नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, हमारे सामने का छोकरा हमें समझाएगा। अगर ये हजरत इतने सच्चे हैं तो झूठ क्यों कह रहे हैं? मुरवत खान का नाम का कोई शख्स वहां रहता ही नहीं है। खलील अहमद ने कहा, मैंने आपके साहबजादे के झूठ को पकड़ने के लिए कहा था और साहबजादे ने कह दिया हाँ, कोई मुरवत खान है, उनका दोस्त है, उनके साथ रहता है, उससे बड़ा झूठ और क्या होगा? कामरान के पापा ने कहा, जब आपने उसका झूठ वहीं पकड़ लिया था तो वहीं इंकशाफ कर देते। आप तोहफे का इंतजार क्यों करते रहे? इसलिए कि जो लड़का मेरे मुंह पर मुझे बेवकूफ बना रहा था वो पीठ पीछे मेरी लड़की को बदनाम कर सकता है। मैं सबूत हासिल करना चाहता था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि लड़का तोहफा ले आएगा तो इस तोहफे को तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। मैंने अपनी शराफत का सबूत दे दिया, लेकिन शराफत उनकी समझ में आती है जो शरीफ खानदान के होते हैं। वो पांव पटकते हुए जाने लगे। कामरान ने उनके पीछे चलते हुए कहा, किबला जरा रुक जाइए, देखिए मैं मम्मी पापा को समझाता हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ, प्लीज रुक जाइए। सफर नंबर 25। खलील अहमद ने दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, बस मियां साहबजादे, मैंने यहाँ आकर तुम लोगों की शराफत देख ली। अगर वाकई शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो तो आज से मेरी गली का रास्ता भूल जाना। कोई मजबूरी इधर ले जाए तो तुम्हारी खानदानी शराफत का वास्ता देख कर कहता हूँ नजर झुका कर गुजरना, वरना आंखें निकाल दूंगा। कहते ही वो तेजी से पलटकर गुस्से से
तुनतुनाता हुआ चला गया। कामरान ने बेबसी से उन्हें जाते हुए देखा, फिर परेशान होकर कहा, ओ पापा, ये क्या हो रहा है? ये बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे कि ये भेद ना खुलता तो अभी तुम 5-10 हजार का कैसेट रिकॉर्डर उनके यहाँ ले जाते। आखिर तुमने उनकी लड़की में क्या खूबी देखी है? उसकी मम्मी ने कहा। खूबी सिर्फ एक लड़की में नहीं होती, हजारों खूबियों वाली हजारों लड़कियां इस दुनिया में हैं। कामरान ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, और हजारों में से दिल किसी एक को पसंद करता है, और मैंने उसे पसंद कर लिया है। उसके आपा ने कहा, पसंद आने का मतलब ये तो नहीं कि पूरा घर उस पर लुटा दो। शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? आपा, शादी की बात तो पीछे रह गई। अभी तो मसला ये है कि लड़की वाले शरीफ और ईमानदार हैं या नहीं। इस सिलसिले में मम्मी और पापा को गलतफहमी हुई है, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। हम तुमसे ज्यादा समझते हैं, चावल के एक दाने से पूरी हांडी का पता चल जाता है। हमने इस एक बेईमान से मिलकर उसके पूरे खानदान को समझ लिया है। तुम इनकी वकालत ना करो। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर खुद ही मुंह को बंद कर लिया। एक तरफ उसके पापा थे, दूसरी तरफ मम्मी थी, तीसरी तरफ आपा, और तीनों ही उसकी बातों को समझना नहीं चाहते थे। वो गुस्से से पलटकर तेजी से चलता हुआ बाहर आ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सफा नंबर 26। कहाँ जाए, कदम उठते चले जा रहे थे। वो एक गली से निकलकर दूसरी गली में जा रहा था, दूसरी से निकलकर एक शाहराह को पार कर रहा था। फिर वो एक गली के पास पहुंचकर ठिठक गया। दूर, बहुत दूर वो मकान नंबर 10 नजर आ रहा था। उसके साथ ही खलील अहमद की आवाज कानों में गूंजने लगी, अगर तुम में खानदानी शराफत है तो हमारी गली से ना गुजरना। वो बड़ी हसरत से इस मकान को देख रहा था, जैसे वहां खड़ी हुई मूना नजर आ रही हो। उसने बड़े दुख से सोचा, क्या वो मुझे दूर दूर से ही नजर आने के लिए मेरी जिंदगी में आई है? क्या वो ऐसा फूल है जो हाथ नहीं आता, महज दूर से खुशबू का पैगाम पहुंचाता है? क्या वो आसमान का तारा है जिसमें तोड़ कर नहीं ला सकता? नहीं, वो भी जमीन पर है, मैं भी जमीन पर हूं। दुनिया वालों ने मोहब्बत करने वालों को जमीन और आसमान बना दिया है। अगर ऐसा किया है तो मैं अनहोनी को होनी कर दूंगा, जमीन और आसमान को मिला दूंगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन उसने बहनोई की मोटरसाइकिल ली, फिर 10वीं गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक दिल को तसल्लियां देता रहा। वो आएगी, घर से अक्सर निकलती होगी, आज भी निकलेगी। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। 9:45 बजे वो घर से निकलती हुई दिखाई दी। पहले तो शुबा हुआ कहीं जागती आंख का सपना न हो। उसने आंखें मल मल कर देखा, फिर भी यकीन ना आया। उसने हथेली की पुश्त को मुंह के करीब लाकर उसे दांतों से जरा काट लिया, फिर तिलमिलाकर हथेली को झटका दिया। यकीन आ गया, वो सचमुच चली आ रही है। वो आई, गली की नुक्कड़ पर पहुंची, निगाहों का तसादुम हुआ, फिर वो ठिठक गई। दूसरे ही लम्हे एकदम से गुस्से और नफरत से देखते हुए मुंह फेर कर जाने लगी। उसने मुखातिब किया, सुनो, प्लीज मेरी एक बात सुन लो। वो सुनी अनसुनी करके सड़क को पार करते हुए बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। उसने मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे स्टार्ट किया, जरा इंजन घरघराया, फिर बंद हो गया। फिर स्टार्ट किया, इंजन दोबारा शोर मचाकर खामोश हो गया। उसने उतरकर मोटरसाइकिल को एक लात मारी,
صفحہ نمبر 27۔ پھر دوڑتا ہوا سڑک کو پار کرتا ہوا بس اسٹاپ کی طرف جانے لگا۔ مونا وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کے آس پاس دوسری عورتیں اور مرد بھی تھے، سبھی بس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ سہم کر ایک عورت کے پیچھے چلی گئی۔ اس کے دوڑ کے آنے اور رکنے کا انداز ایسا تھا کہ تمام لوگ متوجہ ہو گئے۔ اس کے دوڑ کے آنے اور رکنے کا انداز ایسا تھا کہ تمام لوگ متوجہ ہو گئے۔ پھر مونا کے سہمنے کے انداز نے لوگوں کو کچھ اور متوجہ کیا۔ وہ سب کامران کو گھورنے لگے۔ مونا کے سامنے ڈھال بننے والی عورت نے ناگواری سے پوچھا، کیا گھسے چلے آ رہے ہو؟ ادھر جاؤ۔ جی میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مونا نے اس عورت کے پیچھے اور چھپتے ہوئے کہا۔ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس عورت نے کامران سے پوچھا، سن لیا تم نے؟ جی ہاں، لیکن مس مونا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ان کے بہنوئی سے اپنے والدین کے رویے کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن مانگ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے گلی میں آنے سے منع کیا ہے۔ ایک شخص نے قریب آ کر اس کے گریبان کو پکڑتے ہوئے کہا، گلی میں آنے سے منع کیا ہے اس لیے لڑکی کو یہاں چھیڑ رہے ہو؟ دوسرے شخص نے دوسری طرف سے اس کے کالر کو پکڑ لیا۔ پھر تیسرے نے پوچھا، عزت سے جاؤ گے یا گدھے پر بٹھا کر جلوس نکالا جائے؟ اس دوران بس آ گئی۔ مونا دوسری عورتوں کے ساتھ اس میں سوار ہو گئی۔ اسے پکڑنے والوں نے اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، سورج سے بھلے مانس لگتے ہو اس لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بس میں آؤ گے، اس کا پیچھا کرو گے تو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ صفحہ نمبر 28۔ وہ سبھی بس میں سوار ہو کر جانے لگے۔ اس نے فریادی نظروں سے زنانہ درجے کی طرف دیکھا۔ مونا عورتوں کی بھیڑ میں نظر آ رہی تھی، لیکن اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بس وہاں سے چل پڑی۔ وہ دھیرے دھیرے سے دوڑنے لگا۔ جب بس کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ اس سے آگے نکل گئی تو اس نے دوڑتے ہوئے سڑک کو پار کر لیا۔ اپنی موٹر سائیکل کے پاس پہنچ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک بار، دو بار، تین بار وہ پیڈل پر جھٹکے مارتا رہا۔ اس کا انجن جاگتا تھا پھر سو جاتا تھا۔ وہ بار بار سٹارٹ کرنے کے دوران دور جاتی ہوئی بس کو دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ بس کا روٹ کیا ہے، کس راستے پہ جاتی ہے اور وہ روٹ کر جانے والی کہاں گئی ہے۔ اس نے غصے میں آ کر گاڑی کو لاٹ مارنے کے لیے پینترا بدلا، پھر کچھ سوچ کر ضبط کرنے لگا۔ اس کے بعد ایک گہری سانس لے کر موٹر سائیکل تھپکتے ہوئے بولا، تم نہیں بگڑی ہو، تقدیر بگڑی ہے۔ تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا۔ کوئی بات نہ بن سکی۔ اس روز اس نے گاڑی کی اچھی طرح مرمت کرائی۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ بالکل رننگ کنڈیشن میں ہے تو چوتھے دن 10 بجے سے پہلے ہی بس اسٹاپ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ پچھلے دن کی طرح ٹھیک 9:45 بجے گھر سے نکلی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ وہ صحیح وقت پر گھر سے نکلتی ہے اور کسی ضرورت سے کہیں جاتی ہے۔ گلی کے نکڑ پر آتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ نظریں چار ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے دیکھا، پھر اس طرح اوہ کہہ کر منہ پھیر لیا جیسے اس سے شدید نفرت ہو۔ وہ سڑک پار کرنے لگی۔ کامران نے کہا، پلیز مجھے صفائی کا موقع دو، میں بے قصور ہوں۔ ایسا کہنے کے دوران وہ سڑک کے دوسری طرف جا چکی تھی۔ بس بھی آ گئی تھی اور اب وہ بس میں سوار ہو کر جانے والی تھی۔ وہ اس کی اداؤں میں گم ہو گیا۔ اس کی نفرت میں بھی بلا کی دلکشی تھی۔ کہہ کر منہ پھیرنے اور دور جانے میں پاس بلانے کی ترغیب تھی۔
ایک چیلنج تھا، منا سکتے ہو تو کسی طرح منا لو۔ پارٹ 2 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب اجازت کا اگلا حصہ پارٹ 3 پر سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔